साथियों नमो बुद्धाय। आप अमोल 24 चैनल देख रहे हैं, जिस पर आपका हार्दिक स्वागत है। आज आपसे उत्तर प्रदेश की प्रशासन एवं अन्य बातों के संबंध में चर्चा करेंगे कि उत्तर प्रदेश में क्या चल रहा है। उत्तर प्रदेश में कुछ खास चीजें जो हैं वो संपन्न की जाती है लॉ एंड ऑर्डर के संबंध में, विकास के संबंध में और अन्य चीजों को, शिक्षा के संबंध में, रोजगार के संबंध में, स्वास्थ्य के संबंध में नित नए नए प्रोग्राम और नित नए नए सूचनाएं, नए नए समाचार, नए नए तौर तरीके उत्पन्न होते रहते हैं और उस पर संवैधानिक पदों पर बैठे हुए लोगों के बयान और बोल भी आते रहते हैं। तो उत्तर प्रदेश की एक घटना का जिक्र करते हैं। वो इनकाउंटर से संबंधित है। इनकाउंटर भी उत्तर प्रदेश का लोगो है, उत्तर प्रदेश का आदर्श है और उत्तर प्रदेश में शासन व्यवस्था करने के तौर तरीके हैं। ठोको, बुलडोजर और इसी तरह के अन्य कार्यक्रम ये उत्तर प्रदेश की ही देन है, खोज है, आविष्कार है और इसी पर कार्रवाई आधारित होती है। इसी तरह का एक इनकाउंटर, जो पूरा इनकाउंटर नहीं था, हाफ इनकाउंटर था। पहले पूरे इनकाउंटर होते थे क्योंकि उत्तर प्रदेश का लॉ एंड ऑर्डर बिगड़ा हुआ था और उसमें अत्यधिक सुधार की आवश्यकता थी, जिसके कारण ठोको या पूर्ण इनकाउंटर किए जाते थे। अब हाफ इनकाउंटर किए जाते हैं। अब हाफ इनकाउंटर की असलियत बता रहे हैं, जिसे सुन करके आपके समझ में या पढ़ करके आपकी समझ में आएगा कि हाफ इनकाउंटर किया कैसे जाता है। छोटकऊ उर्फ अलाउद्दीन की आपराधिक पुनरीक्षण याचिका पर प्रयागराज हाई कोर्ट के लखनऊ खंडपीठ द्वारा सुनवाई की जा रही थी। श्रावस्ती में ये इनकाउंटर हुआ था और सुनवाई के दौरान माननीय न्यायाधीश महोदय को यह प्रतीत हुआ कि इस इनकाउंटर में बहुत सारी विसंगतियां आई। ये पहली बार हुआ क्योंकि कोर्टों ने उस पर कोई आदेश पारित नहीं किया कि ये हाफ इनकाउंटर और ठोको पॉलिसी किस नियम के तहत, किस कानून के तहत, किस संविधान की धारा के तहत संपादित की जा रही हैं और अंधाधुंध संपादित की जा रही हैं। ये उत्तर प्रदेश की कहानी है। तो उत्तर प्रदेश के शासन और प्रशासन ने यह निर्णय लिया बहुत पहले कि ठोको पॉलिसी लागू किया जाए, बिना किसी दिशा निर्देश के, बिना किसी कारण के, बिना किसी संभावना के, बिना किसी तथ्य के इनकाउंटर पर इनकाउंटर, ठोको पर ठोको होता रहा। अब एक मामला यहां विसंगति भरा मालूम हो रहा है माननीय न्यायाधीश महोदय को। मामला क्या है? अलाउद्दीन की आपराधिक पुनरीक्षण याचिका पर सुनवाई के दौरान यह निर्णय लिया कोर्ट ने कि इस हाफ इनकाउंटर में काफी विसंगतियां हैं। तो उसमें उन्होंने पुनरीक्षण के लिए मामला
सीबीआई को जांच के लिए सौंपने का उन्होंने निर्देश दिया और मामला सीबीआई के पास चला गया। हाफ इनकाउंटर कैसे हुआ? हाफ इनकाउंटर में एक पैर में गोली मारी जाती है या दोनों पैर में गोली मारी जाती है, इसे कहते हैं हाफ इनकाउंटर। और जो छाती में गोली मारी जाती है या शरीर के ऊपरी हिस्से में गोली मारी जाती है उसको कहते हैं फुल इनकाउंटर। तो हाफ इनकाउंटर हुआ। हाफ इनकाउंटर में उसे जेल जाना ही था। जेल में वो गया और एक पुनरीक्षण याचिका जो है वो दाखिल हुई। बीएनएस की धारा 109 और शस्त्र अधिनियम की धारा 325 में दर्ज एफआईआर की सत्यता की जांच के निर्देश दिए गए। धाराएं बहुत हैं और उन धाराओं का सही सदुपयोग जो है वो उत्तर प्रदेश में होता है। और पुलिस ने एनकाउंटर करने के लिए या ठोको कार्यक्रम करने के लिए निर्णय लिया कि हाफ एनकाउंटर ही किया जाना है। तो उन्होंने 23 सदस्यीय पुलिस टीम का गठन किया। एक आदमी को मारने के लिए 23 सदस्य, इतना खतरनाक था वो। पुलिस टीम ने फायरिंग किया और उसमें थाना प्रभारी अश्वनी कुमार दुबे के अनुसार हथियार लोड किए जाने की आवाज सुनकर उन्होंने आत्मरक्षा में 9mm सर्विस पिस्टल से 2 गोलियां चलाई और दोनों अलाउद्दीन के पैरों में लगा। देखिए कितने सटीक निशानेबाजी है कि 2 ही गोलियां चलाई और दोनों पैर में बारी बारी से लगी। इतने जाबाज और निशानेबाज पुलिस अधिकारी उत्तर प्रदेश में पाए जाते हैं। और कोर्ट ने थाना प्रभारी की निशानेबाजी की प्रशंसा करते हुए उसकी जांच के लिए सीबीआई को केस रिफर कर दिया। यह देखा जाएगा कि क्या वह रात में करीब 15 मीटर की दूरी से हथियार लोड करने की आवाज पर सुनकर सटीक निशाना लगा सकते हैं या नहीं। तो थाना प्रभारी ने स्पष्टीकरण की जांच होगी। याचिका के अधिवक्ता नदीम मुर्तजा ने पुलिस की कहानी पर सवाल उठा दिया। इतने बड़े निशानेबाज पृथ्वीराज चौहान भी नहीं थे जितना निशानाबाज जो है थाना प्रभारी हैं। तेरह पुलिस कर्मचारी एक सरकारी वाहन में सवार थे, ऐसा अलाउद्दीन के वकील साहब कह रहे हैं। और उन्होंने 10 सदस्यीय एसडब्ल्यूटी टीम भी पहुंचा और पुलिस कर्मियों की संख्या 23 हो गई। इतने सशस्त्र पुलिसकर्मी ई रिक्शा पर सवार व्यक्ति को रोकने से कैसे असफल रहे? कोर्ट ने गोली लगने के बाद अलाउद्दीन से कराए गए इकबालिया बयान पर भी सवाल उठाए। मूल एफआईआर घटना के 61 मिनट में दर्ज हुई थी, लेकिन उसमें 7 वर्षीय बच्ची के अपहरण से जुड़े दुष्कर्म, रक्तस्राव या चोट का उल्लेख नहीं था। ये बातें बाद में इकबालिया बयान में सामने आई।
कोर्ट ने प्रथम दृष्टया माना कि पुलिस ने संभवतः झूठा इकबालिया बयान दर्ज किया है और पुलिस की कार्यशैली जैसी होती है अमूमन वही कार्यशैली यहां भी अपनाई गई। तो निशानेबाजी की दाद देनी पड़ेगी। निशानेबाजी के बारे में उन्हें मेडल देना चाहिए कि उन्होंने एक एक करके अंधेरे में 2 गोलियां दागी और दोनों 2 पैरों में लगी। इन्हें प्रमोशन भी दिया जाना चाहिए। 23 पुलिस कर्मियों को सरकार ने पुरस्कृत भी किया। अब कोर्ट कह रहा है कि निर्धारित प्रक्रिया का पालन नहीं किया गया। हाफ इनकाउंटर के लिए जो निर्धारित प्रक्रिया होती है वो नहीं पालन किया और उच्च संवैधानिक पद पर बैठा हुआ व्यक्ति कहता है कि उधर से गोली चलेगी तो क्या पुलिस हाथ जोड़ के पूजा करेगी या फूल माला पहनाएगी? तो पुलिस को आदेश किससे लेना है? पुलिस को आदेश कोर्ट से नहीं लेना है। पुलिस को आदेश उच्च संवैधानिक पद पर बैठे हुए व्यक्ति से लेना है और वो व्यक्ति जब आदेश दे रहा है तो पुलिस उसका पालन कर रही है। ठोको प्रोग्राम पुलिस का नहीं है। ठोको प्रोग्राम संवैधानिक पद पर बैठे हुए व्यक्ति का है, सरकार का है, प्रशासन का है। प्रशासन और शासन अंधा हो गया है। आदमी की कोई कीमत नहीं है। और अगर जात विशेष का व्यक्ति हो तो उसकी तो कीमत, उसे तो इस देश में रहने का अधिकार ही नहीं है। उसे तो बताया जाता है पाकिस्तान चले जाओ, इंडोनेशिया चले जाओ, कहीं और मलेशिया चले जाओ या कहीं जाओ। तो ये उत्तर प्रदेश का शासन और प्रशासन है जो पूरी तरह से आंख खोल के काम करता है, नियम कानून के अंतर्गत काम करता है और यह मानते हुए काम करता है कि इस प्रदेश में कुछ लोग जो है वो रहने के योग्य नहीं हैं, उन्हें हम रहने नहीं देंगे। जैसे वो कुछ लोगों के द्वारा ही चुने गए हैं या कुछ लोगों के ही वो शासन प्रशासन चलाने के लिए अधिकृत किया गया है। तो ये उत्तर प्रदेश की दशा और दिशा है और साथ ही दुर्दशा भी है। इस दुर्दशा के लिए कौन जिम्मेदार है? ये लॉ एंड ऑर्डर बिगाड़ने के लिए कौन जिम्मेदार है? अराजकता फैलाने के लिए कौन जिम्मेदार है? और अन्य तमाम जो है प्रशासनिक और शासनिक व्यवस्था को गुमराह करने, भ्रमित करने, मनमाने तरीके से चलाने के लिए कौन जिम्मेदार है? यह सीबीआई जांच करके बताएगी। कोर्ट को भी बताएगी, मीडिया को भी बताएगी और आम जनता को भी बताएगी, क्योंकि मामला विचाराधीन है और न्यायालय के विचाराधीन है। गनीमत है कि यह मामला न्यायालय के विचाराधीन है। गनीमत है कि फुल इनकाउंटर नहीं हुआ। जैसे अन्य लाशों को दफना दिया जाता है वैसे ही इसे भी दफना दिया गया होता। मैं किसी की सिफारिश नहीं कर रहा हूं, मैं लॉ एंड ऑर्डर की बात कर रहा हूं। दोनों आंखें खुली नहीं है, कुछ मामलों में एक ही आंख से काम होता है। तो इस तरह की व्यवस्था, शासन व्यवस्था, प्रशासन की व्यवस्था है। लग रहा है जैसे कोई शासन या प्रशासन की व्यवस्था है ही नहीं। कहा जाता है कि प्रशासन में बैठे लोग बड़े इंटेलिजेंट होते हैं, बड़े दूरदर्शी होते हैं। मेरा तो कहना है इन्हीं शासन और प्रशासन की वजह से महाभारत हुआ।
ये प्रशासन आंखें मूंदे हुए है, नियम कानून पर पर्दा डाले हुए है और जन कल्याण के बजाय नेता कल्याण में जुटा हुआ है। आखिर का एक दिन डूबेगी नाव तो उस पर सभी सवार मिलेंगे, सभी एक दूसरे को हाय हाय कर रहे होंगे और जिस दिन नाव डूबेगी उस दिन कोई जो है बचाने वाला नहीं रह जाएगा। उत्तम को उत्तम ही रहने दीजिए, यही हमारी आपसे निवेदन है कि उत्तम को उत्तम ही रहने दीजिए और कुछ कुदरत से डरिए, कुछ अपने बच्चों से डरिए, कुछ अपने परिवार से डरिए, कुछ अपने धर्म से डरिए, कुछ आप मानवता से डरिए और कुछ विचारों से डरिए। सबका अंत सुनिश्चित है, कोई अंतहीन नहीं है और जिस दिन अंत आएगा उस दिन अगर आपको होश आएगा तो क्या फायदा जब चिड़िया चुंग गई खेत, का वर्षा जब कृषि सुहानी। तो आपसे हाथ जोड़कर निवेदन है कि अन्याय बंद हो जाए तो ज्यादा बेहतर है, ज्यादा अच्छा है, ज्यादा मानवता है और ये सत्ताएं आती और जाती रहेंगी। ये प्रशासन और बिल्ला जो है ये रहेगा नहीं भी रहेगा, लेकिन आप तो रहोगे। धन्यवाद। वीडियो को ध्यान से पढ़िए, समझिए, समझाइए और शासन और प्रशासन को भी समझाइए, ये भी आपकी जिम्मेदारी है। अन्यथा हम तो डूबेंगे सनम, तुम्हें भी ले डूबेंगे। ये भी फार्मूला लागू होगा, ये ऑटोमेटिक लागू होगा। वीडियो को ध्यान से पढ़िए, समझिए, दूसरों को भी समझाइए, कमेंट बॉक्स में हमें भी समझाइए। अगर चैनल को सब्सक्राइब न किया हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को शेयर और लाइक करना न भूलें। धन्यवाद। जय भारत, जय संविधान।